second assignment what I have planned for you, line to line text from the textbook of Oedipus Rex, Oedipus the King by Sophocles. So I have planned line to line text as well. So prior to see this line to line text, I want that I should give you information about strophe and anti-strophe. स्ट्रोफी का मतलब लिख लीजिए. स्ट्रोफी का मतलब होता है, एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा स्ट्रोफी. क्या वर्ड है? इस तरह का वर्ड है स्ट्रोफी. स्ट्रोफी का मतलब होता है टर्न. क्या मतलब होता है? टर्न. और फिर ये क्या, ये स्ट्रोफी कौन लेते हैं? ये जो 12 से 14 राउंड अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गाते हैं. यही पहले कोई 50 के करीब होते थे. यानी ये टोटल कितने होते थे? लिख लें, ये 50 के करीब होते थे. तो इसका सबसे पहले कंसेप्ट दिया था एक पोएट था, उसका नाम था पोएट थिस्पिस. थिस्पिस एक पोएट था, उसने वेरी फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट दिया इसका. लेट मी गिव यू लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट कोरस एंड देन वी डिस्कस. थिस्पिस नामी एक पोएट था, नाम था उसका थिस्पिस. ये जो थिस्पिस है ये पोएट था, इट वाज पोएट. इसने वेरी फर्स्ट टाइम क्या किया कि एक्टर का कंसेप्ट दिया. एक्टर को एंगेज किया, किन के साथ? एक्टर और कोरस दोनों को एंगेज किया कि वो आपस में डिस्कस करते हैं. एक तो एक्टर जो है एक्टिंग कर रहा है, आजकल हम देखते हैं ना, तो आज तो एक ही जो है हमने फिर इसके बाद एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ेंगे या हम डॉक्टर फास्टस को पढ़ेंगे, क्रिस्टोफर मार्लोव का है, ये शेक्सपियर का है. उसमें एक ही बंदा जो है वो कोरस बताएगा. यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलप होती गई, यानी ये फील्ड ट्रेजेडी या ड्रामा की फील्ड जो है ये डेवलप होती गई, तो अल्टीमेटली कोरस जो है वो पहले 50 थे. यानी उससे पहले कितने लोग थे? तकरीबन 50 लोग थे जो ये परफॉर्म करते थे कोरस का फंक्शन. और कोरस किस लिए इस्तेमाल होता था? ये डिथरैम एक कंसेप्ट था. अकॉर्डिंग टू डिथरैम के मुताबिक डिथरैम होता है कि जो हीरोज़ और गॉड डोनिसिस उनका जो गॉड था, उस गॉड के लिए हिम पढ़ी जाती थी. जो डोनिसिस उनका गॉड था, हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक गॉड था उनका, उसके लिए हिम पढ़ी जाती थी. हिम होती है ना प्रेज, गॉड की प्रेज. तो गॉड की प्रेज के लिए वो डिथरैम पढ़ते थे. उसमें कोई 50-50 60-60 लोग मिलके क्या गॉड की बड़ाई बयान करते, और जो डोनिसिस गॉड था उसके लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं गा के पढ़ते. अब लेकिन इसके बाद एक पोएट था, नाम है उसका, लिख लें, थिस्पिस, THESPIS. ये थिस्पिस जो था ये पोएट था, और इसने कंसेप्ट दिया कि ये जो इतने कोरस के लोग हैं 50 के करीब थे, ठीक है, इनके साथ एक्टर जो है वो क्या करता? एक्टर उनके साथ इंटरेक्ट करता. कि जब वो एक्टिंग हो रही होती थी तो वो डायरेक्ट जो है एक्टर जो है वो कोरस जो साथ गा रहे होते थे या वो साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे प्ले के अंदर, तो ये कोरस के साथ इंटरेक्शन का कंसेप्ट वेरी फर्स्ट टाइम किसने दिया? थिस्पिस ने, पोएट ने. डायलॉग का कंसेप्ट दिया. पहले तो कोरस जस्ट गाते थे ना, तो इसने कंसेप्ट दे दिया. इसने ये मिड लिख लें, इसने कंसेप्ट दिया था मिड 6th सेंचुरी में. ठीक है, मिड 6th सेंचुरी में इसने ये कंसेप्ट दिया कि कोरस जो है वो करेगा, वो क्या करता? इंट्रैक्शन करता, बातचीत करता. किसके साथ? एक्टर के साथ. एक तो बात ये होती, डायलॉग का कंसेप्ट इसने दिया. उसके बाद कोरस को थोड़ा सा रिफाइन करके किसने पेश किया? यानी उस वक्त क्या होते थे, एक एक्टर होता और वो किनके साथ करता? कोरस के साथ करता इंट्रैक्शन. अब दूसरे लेवल पे आ गया, उसका नाम था एस्किलिस. आपको मैंने बताया था जो सबसे बड़ा है ट्रेजेडियन है या ट्रेजेडी राइटर जो है उसका नाम है एस्किलिस. एस्किलिस जो है वो सोफोक्ली का उस्ताद है, और सोफोक्ली से छोटा है यूरिपिड्स. यानी ये 3 बड़े ट्रेजेडियंस थे और ट्रेजेडी राइटर थे. इनके नाम याद कर लें, मैं लिख भी देता हूँ.
पहला क्या है? एस्किलिस, AECHYLUS। स्पेलिंग जो है, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो इनको हम लिख सकते हैं जो भी। दूसरा जो है इसके बाद, दूसरे का नाम क्या है? सोफोकली, SOPHO। ये स्पेलिंग भी कोशिश करें याद कर लें, लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। एस्किलिस। तीसरे का नाम क्या है? यूरिपिड्स। उम्मीद है कि आपको साथ साथ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ ये ठीक दिखाई दे रहा है आपको? यूरिपिड्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा है सोफोकली। हमारा जो प्ले अभी हम जिसका प्ले पढ़ने जा रहे हैं वो है सोफोकली। सोफोकली ने क्या लिखा है? इडिपस रेक्स। इसको कोशिश करें, ओ को साइलेंट करें, ईडी मेरे साथ प्रोनाउंस करें, इडिपस रेक्स इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इडिपस रेक्स। हम इसका प्ले पढ़ने जा रहे हैं इडिपस रेक्स। उसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट देखेंगे। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं कि एस्किलिस ने कंसेप्ट दिया दो एक्टर्स का। पहले तो एक ही एक्टर था ना, तो इसने दो एक्टर कर दिए। अब दो एक्टर जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते और साथ क्या होते, उसके कोरस होता। कोरस आपने देखा कि कोरस जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कोई 15, 14, 12 के करीब पीपल हैं, वो मिले हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो बड़े बरसगीदा और बड़े यानी कॉम्पिटेंट बंदे हैं जो कंडक्ट करवाते हैं वहाँ पे प्ले, ठीक है, और बड़े एक्सपर्ट हैं। और साथ साथ वो क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कमेंट करते हैं और गाइड करते हैं, कैरेक्टर्स को भी करते हैं और साथ साथ ऑडियंस का भी कैथारसिस करते रहते हैं, उनको भी बताते रहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, हम अब डिस्कस कर रहे हैं, हम आ गए हैं अब 5th सेंचुरी में। तो 5th सेंचुरी का आपको मैंने बताया था कि ये सोफोकली और एस्किलिस जो है ये 5th सेंचुरी के, यानी हज़रत ईसा से कोई 500 साल पहले के करैक्टर, यानी मिड 6th सेंचुरी में तो इसने कंसेप्ट दिया ना, एक राइटर ने, थिस्पिस ने, पोएट ने। अब इसके बाद अब इसके पास कौन आ गया? इसके बाद आ गया एस्किलिस। एस्किलिस 5th सेंचुरी में आया है। 5th सेंचुरी में इसने दो क्या शामिल कर दिए? इसने दो एक्टर लेकर आया और इसने रिड्यूस कर दिए, जो जहाँ पे 50 होते थे कोरस के लोग, इसने उसको रिड्यूस करके कितने बना दिए? लिख लें, इसने 50 से उनको रिड्यूस किया और उनको कितना बना दिया? 12 कर दिया। अब स्टेज के ऊपर कोरस के अफराद कितने हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो टोटल 12 होते और उनके साथ क्या होता? एक एक्टर होता, यानी सॉरी 2 एक्टर होते। 2 एक्टर हैं और 12 क्या है उसके साथ ग्रुप ऑफ पीपल हैं। इसने वो उसमें से कितने कम कर दिए? 50 को रिड्यूस करके 12 बना दिया। उसने कहा ये बहुत ज़्यादा है, 2 एक्टर चाहिए और 12 लोग जो हैं एस्किलिस ने उनको शामिल किया और उससे उसने प्ले जो है परफॉर्म करवाया। होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझसे वो पूछे। सबसे पहले क्या थे? 50 कोरस के लोग होते, वो गाते, वो यानी वो राइट साइड से जाते, कभी कभी गाते गाते राइट साइड से वो स्टेज के सामने से राइट साइड से गुजरते हुए दूसरी साइड पे जाते, फिर उधर से टर्न बैक करते, एंटी स्ट्रोफी करते। स्ट्रोफी का मतलब होता है टर्न, एक टर्न लेते और फिर उधर इधर चले जाते गाते गाते सॉन्ग, और फिर उधर से गाते गाते इधर राइट साइड पे आते, और ये जो है टर्न बैक और टर्न जो है वो करते रहते। उसको वो कहते थे स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कोरस के साथ। कोरस है 50 बंदे, यानी पहले जो इसका कंसेप्ट था कि 50 बंदों का एक बैंड ग्रुप होता, वो मिलके गाता और बड़े बड़े खुदाओं पे, गॉड्सेस के सॉन्ग गाते और स्पेशली डोनेसिस के लिए वो गाते, और वो उनका गॉड था, उसके लिए उन्होंने बनाया, और अपनी जंगों की फतूहात के बारे में सॉन्ग गाते, हिम पढ़ते। लेकिन पहली दफ़ा कंसेप्ट उसका मिड 6th सेंचुरी में एक पोएट था, उसका नाम लिख लें, थिस्पिस ने उसका कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि 50 ये जो सॉन्ग हैं, ये जो कोरस के लोग हैं, इनके साथ इंट्रैक्शन करने लगा कौन? एक्टर। एक एक्टर था। जब एस्किलिस आया तो एस्किलिस ने 2 एक्टर शामिल कर दिए और 50 से रिड्यूस करके 12 बना दिए कोरस की तादाद। अब इसके बाद कौन आएगा? हाँ जी बोलें, अब इसके बाद कौन आएगा? तीसरा। पहला कौन है? एस्किलिस। ये आ गया। एस्किलिस ने क्या कंसेप्ट दिया?
एस्किलस ने कोरस के अफराद जो 50 थे ग्रुप था उसको कम करके 12 कर दिया। ठीक है जी, अब 12 आ गए और एक्टर कितने कर दिए? 2। ये एस्किलस का कारनामा था। उसके बाद जी आ गया सोफोकली। जब सोफोकली आया तो सोफोकली ने कहा, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ जब चलती है ना तो वो एक आइडिया की बुनियाद पे चलती है। जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि आइडिया जो है वो असल दुनिया तो आइडियाज़ की दुनिया है। तो आइडिया बेस पे आप कोई भी नया कंसेप्ट लेकर आते हैं। आप जेफ बेजोस को देख लें या आप बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े जो कॉम्पिटेंट राइटर हैं उनको देख लें, या एकर्ट टोले जैसे, नेपोलियन हिल जैसे, वो कोई ना कोई आइडियाज़ लेकर आए, कोई ना कोई आइडिया लेकर आए थे। तो आइडिया के साथ चले हैं तो गॉड ने उनको तरक्की दी। तो हमेशा बिजनेस कारोबार चलते हैं आइडियाज़ के ऊपर। तो ये अगर आप पुराने आइडिया को लेकर बैठे रहेंगे तो लोग तो मोनोटनस लाइफ से, आपको पता है आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न एरा की, वो मोनोटनस है कि इंसान मोनोटनस चीज़ से तंग आके परेशान है। सुबह उठे फिर शाम होगी, सुबह उठे फिर शाम, मोनोटनस लाइफ से इंसान क्या है? तंग है। सेनेका ने कहा था कि मैन डज नॉट डाई, मैन डाई बिकॉज ही इज टायर्ड लिविंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। इंसान थक के मर जाता है, मरता नहीं है इंसान, इंसान थक के रेपुटेशन की लाइफ से मर जाता है। अब यहाँ पे सोफोकली आया तो सोफोकली ने कहा कि ये तो इसने कंसेप्ट दे दिया, यानी 50 से 12 कर दिए और 2 कर दिए, इसने एक करैक्टर और शामिल कर दिया। पहले 2 करैक्टर ही परफॉर्म करते थे, इसने एक करैक्टर और शामिल किया, ये फीमेल का करैक्टर साथ ले आया। जैसे वो जोकास्टा का करैक्टर जो है वो पहली दफ़ा फीमेल लाया। तो अब करैक्टर कितने हो गए? अब इसने 3 करैक्टर कर दिए और साथ ये फिर और चेंजेस करता है कि जहाँ पे इसने 12 किए हुए थे उसने इसने 15 कर दिए। कोरस की अब तादाद कितनी है? अब इसने 15 कर दिए, यानी 12 से कितने बना दिए? 15। अब जो सोफोकली के वहाँ पे कोरस में काम कर रहा है ग्रुप, वो कितने अफराद हैं? सब आप बोलिएगा कितने अफराद हैं वो टोटल? ये साथ साथ लिखती जाएंगे, आपको याद रहेगा। ये लिख लें या इसका स्नैपशॉट ले लें। अब कितने अफराद हैं, यानी पहले कितने? 12 थे, एस्किलस ने 12 किए तो इसने कितने बना दिए? यानी 12 से उनकी तादाद बढ़ा के 15 कर दी। 12 से जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो गाते हैं, कोरस जो है, कोरस की तादाद कितनी बना दी? कोरस जो है वो अब कितने हो गए? 12 से 15। और करैक्टर कितने बना दिए इसने जो परफॉर्म करेंगे? 3 करैक्टर सर। हाँ, वेरी गुड। साथ साथ मुझे बताते जाया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है। यानी 15 से अब 3 करैक्टर जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें 2 मेल हैं और उन्होंने भी मास्क चढ़ाए हैं और एक फ़ीमेल का करैक्टर है। अब देखें तो जोकास्टा जो है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये 15 हैं टोटल। तो ओवरऑल इस तरह वो चेंजिंग लेकर आया, एक नया आइडिया लेकर आया, लोग बड़े खुश हुए, फीमेल का करैक्टर आ गया और वो भी एक न्यू आइडिया दिया। मेल एक बेटा है, उसने मदर से शादी कर ली है और अपने फादर को कत्ल कर लिया है और वो परेशान है और फिर वो आंखें फोड़ लेता है, तो लोग जो हैं बड़े हैरान हुए। अब इसके बाद आ जाता है एलिज़ाबेथन पीरियड। ये मैं आपको कोरस का कंसेप्ट दे रहा हूँ, मैंने आज असाइनमेंट आपको कोरस की पढ़ानी है तो इसीलिए मैं उसका कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद आ गया एलिज़ाबेथन टाइम। एलिज़ाबेथन टाइम के अंदर जिसे रेनेसेंस पीरियड भी कहते हैं। अच्छा जी, रेनेसेंस जब आया था तो रेनेसेंस एज का मतलब है रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ये फ्रेंच वर्ड है। रेनेसेंस जब आया था तो वो सबसे पहले कहाँ आया था? यानी रीबर्थ ऑफ नॉलेज, री इन्वेंशन, रिकलेक्शन और रीन्यूड नॉलेज और री इंटरप्रिटेशंस, रीट्रांसलेशंस, रीजनरेशन, ये सारे मीनिंग इसके हैं। ये रेनेसेंस एज में सब कुछ हुआ था कि पुराने नॉलेज को भी उन्होंने इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया, इंसानों को वैल्यू दी, चर्च को पीछे कर दिया, ह्यूमन वैल्यूज़ को आगे किया, उनकी टेक्निक्स को, उनके फ़न को, सेंटर ऑफ अटेंशन इंसान को समझा, ह्यूमनिज़म भी उसके साथ थी, एक स्पिरिट। और ये स्टार्ट हुआ था इटली के अंदर। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इटली के अंदर।
14th सेंचुरी में राउंड अबाउट, ठीक है। 14th सेंचुरी से ये आया सीधा फ्रांस के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के लोग जो हैं वो साथ साथ हैं, आपस में रिलेटिव हैं, जैसे हमारे केपी के लोग और अफ़गानिस्तान के। इसी तरह इसके साथ ही इंग्लैंड है, फ्रांस के साथ। आप फ्रांस पहुंच जाएं तो इंग्लैंड जाना बड़ा आसान है, ठीक है। अब यहाँ से रेनेसेंस की स्पिरिट जो है वो कहाँ आई है, उसने फ्रांस को मुतासर किया, फ्रांस से ये इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड से ये पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है। और उन्होंने पहले तो वो लोग बड़े मजहबी थे मेडिवल एज में, अब रेनेसेंस एज में क्या हो गया, उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया और वो तरक्की, ह्यूमन वैल्यूज़ के पीछे पड़ गए, प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के, रैशनल वैल्यूज़ के पीछे, ठीक है, और डेवलपमेंट के पीछे अक्ली हो गए, रेशनलिज्म को सपोर्ट करने लगे, अक्ल को देखने लगे, अक्ल से जांचने लगे, ऑब्जेक्टिव हो गए, साइंटिफिक हो गए, डेवलपिंग हो गए, प्रोग्रेसिव हो गए, ये सारा कुछ हुआ। अब मैंने आपको बताया कि रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज के अंदर जो ट्रेजेडी